बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बैलेंस तब कहेंगे जब उसका सेंटर ऑफ मास या उसका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यानी वो पॉइंट जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो अगर सेम वर्टिकल लाइन में हो तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। और इस तरीके से जो फोर्सेस लग रही होंगी दोनों साइड से वो बैलेंस होंगी, और इस तरह फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। स्टूडेंट, 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। आइए अब इनको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके नज़दीक कोई चेयर पड़ी है, आप चेयर थोड़ा सा उसको टिल्ट करें, थोड़ा सा उसको उठाएं और फिर उसको छोड़ दें तो वो अपनी पहली पोजीशन में वापस चली जाएगी। तो ये आपकी किसकी एग्जांपल है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की तारीफ क्या है हमारे पास? क्या बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कि कोई भी बॉडी हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब आप थोड़ा सा उसको टिल्ट करें तो वो अपनी पहली पोजीशन में वापस चली जाए, तो उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कोन है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास ज़मीन का जो हिस्सा ग्राउंड के साथ टच करता है ना, उसको बेस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये हमारे पास बेस है जो ज़मीन के साथ टच कर रहा है। स्टूडेंट, जो जो हमारे पास वेट की फोर्स है वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास कहाँ एक्ट कर रही है? अपवर्ड है। नीचे अमल करने वाली वेट की फोर्स और ऊपर अमल करने वाली नॉर्मल की फोर्स आपस में अपोजिट तो है लेकिन इक्वल है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। ये स्टूडेंट यही डायग्राम है। हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ा है और इसको टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया है हमने। अब आप देखें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अभी भी बेस में से पास हो रहा है। स्टूडेंट, जैसे ही आपने इस कोन को टिल्ट किया है तो हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेस्ड हो गया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो उठ गया है, लेकिन अभी भी इस बेस की कोन में से पास हो रहा है। हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स की लाइन है, फैन की लाइन है, और ये जो वेट की लाइन है वो एक ही लाइन में से पास नहीं हो रही, लेकिन ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये देखिए यहाँ वेट की फोर्स इस साइड पे है और जो नॉर्मल की फोर्स है वो अपवर्ड है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये हमारे पास आपस में क्या है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पैदा हो गई हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास इस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से हमारे पास एक टॉर्क पैदा होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होता है, जो हमारे पास इस बॉडी को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार रीड कर लेते हैं। द कोन शोन इन फिगर इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो फिगर ए है इसमें हमारे पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इट्स वेट डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड। इसका जो वेट डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एफ एन एक्टिंग अपवर्ड लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। जबकि जो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है, जो हमारे पास फ्लोर का जो रिएक्शन फोर्स है जिसको नॉर्मल फोर्स हम कह रहे हैं, वो हमारे पास अपवर्ड लाई कर रही है, लेकिन उनकी जो वर्टिकल लाइन है वो सेम ही है। सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं ये आपस में इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है जबकि वेट की फोर्स डाउनवर्ड है। सो दे बैलेंस ईच अदर एंड बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। इसलिए ये हमारे पास बैलेंस है और यहाँ पर दोनों कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम की हमने पीछे पढ़ी हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। एज यू टर्न टू पुश ओवर द कोन स्लाइटली इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड। जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये रेज्ड हो गया है, बट इट स्टिल रिमेन अबव द बेस ऑफ द कोन। लेकिन अभी भी ये देखें इस बेस के कोन के ऊपर ही लाई कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द वेट डब्ल्यू एंड द नॉर्मल फोर्स एफ एन डू नॉट रिमेन इन द सेम लाइन। जाहिर बात है अब ये जो डब्ल्यू है और ये नॉर्मल फोर्स की लाइन है वो अब एक ही लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट एक्ट लाइक टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? जो हमारे पास पैरेलल तो होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। द कोन डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि अब ये जो कोन है वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टार्क। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से इसके अंदर क्लॉकवाइज टार्क पैदा हुआ है विच ब्रिंग टू कोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो कि हमारे पास उस कोन को अपनी पहली पोजीशन के अंदर लेके आएगा, ओरिजिनल पोजीशन जो कि उसकी है। इट इज़ अ वर्थ नथिंग दैट द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस। स्टूडेंट, को भी बॉडी तब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगी जब तक उसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो बेस के अंदर लाई करता रहेगा। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, आप एक पेंसिल लें, उसको नोक के ऊपर रखें और फिर आप उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वो अपनी पहली पोजीशन में नहीं आएगी, तो उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आप एक बार इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। A body is said to be in state of unstable equilibrium if after a slight tilt it tend to move on further away from its original position। कोई भी बॉडी अगर आप थोड़े से उसको टिल्ट करें और वो अपनी पहली पोजीशन में वापस ना आए बल्कि उससे दूर जा गिरे, ऐसी बॉडी हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। स्टूडेंट, अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आप क्या करें कि आपने उसी कोण को उल्टा देना है। आप उसकी जो टिप है ना उसके ऊपर आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश करना है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। स्टूडेंट, शुरू में तो हमारे पास नॉर्मल की फोर्स और जो वेट की फोर्स है वो एक ही लाइन में लाई करेगी, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो जो ग्रेविटी है वो हमारे पास बेस से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। स्टूडेंट, ये देखें, ये जो पॉइंट है ये टच कर रहा है ना ग्राउंड को, तो ये इसका बेस है। अब आप देखें कि जो ग्रेविटी है वो बेस से बाहर चली गई है, यानी जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो बेस से बाहर चला गया है। स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास कौन है ये गिर जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट जो वेट है वो अब बेस लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास ये जो कौन हमारे पास है ये गिर जाएगी। स्टूडेंट, जैसे जैसे ये जो हमारे पास कौन नीचे की तरफ आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लोअर हो जाएगा और हमारे पास ये नीचे गिरती जाएगी ये जो कौन है, और इस नतीजे में इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो जाएगा, जो हमारे पास उस कौन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाने देगा। ट्राई टू बैलेंस द कोन ऑन इट्स टिप। स्टूडेंट, अब आपने इस कोन को उल्टा देना है, यानी उसकी जो टिप है उस पर बैलेंस करने की इसको कोशिश करनी है। इट इज़ बैलेंस्ड फॉर अ मोमेंट बिकॉज डब्ल्यू एंड एफ एंड लाई अलॉन्ग द सेम लाइन। कुछ मोमेंट के लिए हमारे पास बैलेंस रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो वेट की फोर्स है और जो नॉर्मल की फोर्स है वो आपस में क्या होंगी, वो एक ही लाइन में से पास हो रही होंगी। इवन इट इज़ स्लाइटली टिल्ट, अगर थोड़ा सा आप उसको टिल्ट करेंगे इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो ये खुद ब खुद अपनी पहली पोजीशन में नहीं आ सकेगा। रैदर इट विल फॉल डाउनवर्ड बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ मास नो लॉन्गर रिमेन्स अबव द बेस। इसके अलावा ये हमारे पास नीचे गिर जाएगा क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ मास है अब वो उसकी बेस पे नहीं रहा। इट टॉपलर ओवर बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डब्ल्यू नो लॉन्गर लाई इनसाइड द बेस ओ। इसके अलावा ये नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि अब हमारे पास जो वेट की फोर्स है वो हमारे पास बेस के पॉइंट में से ओ जो है बेस का पॉइंट उसमें से नहीं पास हो रही। In this case, center of gravity is lowered on tightening and continue to fall further। जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कम होता जाएगा। It cannot rise up again because the anti-clockwise torque produced by W is further downward। क्योंकि हमारे पास इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो गया है जो इसको मजीद जो है वो नीचे की तरफ गिराएगा। स्टूडेंट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, जब आप उसको मूव करवाते हैं तो हमारे पास उसकी पोजीशन चेंज होगी। स्टूडेंट, जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो हमेशा सेम रहेगी, जितना भी आप उसको मूव करवा लें, सिर्फ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो इस किस्म की जो इक्विलिब्रियम होती है उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमारे पास है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड है। अगर आप इसको धकेलेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यानी सेम कंडीशन वहाँ पे भी यही अप्लाई होंगी, बस जो जगह है ना सिलेंडर की वो चेंज हो जाएगी। इसकी पहले तारीफ पढ़ लेते हैं। क्या बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट कम टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन आफ्टर अ डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज इन सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट, किसी भी बॉडी को अगर आप डिस्टर्ब करें और वो अपनी नई पोजीशन में चली जाए, नई जगह पे चली जाए, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास में कोई तब्दीली ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या सिलेंडर रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस शोज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये जो सिलेंडर पड़ा हुआ है रेस्ट में, ये हमारे पास शो कर रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को। इफ द सिलेंडर इज रोटेटेड स्लाइटली देयर इज नो फोर्स और टार्क दैट ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और मूव इट अवे। अगर आप इस सिलेंडर को रोटेट करवाते हैं तो कोई फोर्स या कोई भी टार्क जो है वो इसको दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में नहीं ला सकता और ना ही इसको दूर ले जा सकता है। As the cylinder rotates, the height of the center of mass remains unchanged। जो ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो सेम ही रहेगी। स्टूडेंट, जैसे ही आप सिलेंडर को रोटेट करवाते हैं तो ज़मीन से जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो तब्दील नहीं होगी, वो सेम रहेगी। In any position of the cylinder, its weight and reaction of the ground lie in the same vertical line।
कोई भी अगर आप पोजीशन तब्दील करते हैं सिलेंडर की, तो जो उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है या ज़मीन की जो रिएक्शन की फोर्स है वो एक ही लाइन में लाई करेंगी। अदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आर ऑल बार रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस तरह जो बार रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करवाते हैं, आर अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। इट इज़ ओवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट लो आर्म चेयर इज मोर स्टेबल देन द हाई चेयर बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं कि जो हमारे पास छोटे बाजू वाली चेयर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत जो बड़ी चेयर होती है। स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अहम चीज़ है जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अ बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज़ लोडेड। एक बस जो है स्टेबल है या अनस्टेबल है, डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे लोड किया है। इफ़ द हैवी लोड्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बस इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बिलो। अगर आपने बहुत ज़्यादा लोड जो है वो उसके फ्लोर के ऊपर रख दिया, बस के फ्लोर के ऊपर रख दिया है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो लो होगा। इसका मतलब है कि तब हमारे पास वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। नाउ इफ इट्स डिस्टर्ब्ड स्लाइटली अ टार्क विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगी। इन दिस केस द बस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस हालत में जो बस होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। इफ द सेम बस इज लोडेड विद अ स्टील शीट ऑन द टॉप। स्टूडेंट अगर आप इसी बस को लोड करते हैं कुछ शीट्स के साथ, यानी उसकी कुछ शीट जो है वो ऊपर रख देते हैं, टॉप पे रख देते हैं, बस की टॉप पे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रेज, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। इट इज नाउ नियर टू द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट पैदा हो जाएगी। अ कपल विल टर्न इट ओवर इफ इट्स लाइट टिल्ट। जरा सा भी अगर आप इसको डिस टिल्ट करेंगे तो जो कपल है वो उसको नीचे गिरा देगा। द सेम इज द केस ऑफ शिप एंड बोट। वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम आइदर बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाय वाइडनिंग द बेस। किसी भी सिस्टम की हम स्टेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं दो चीज़ें करके। एक तो या तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर कर दें, या फिर जो उसका बेस है ना उसको आप बढ़ा दें, वाइड करवा दें। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।